हाँ वे फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में मेरे साथ हैं बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट डॉक्टर मोहक जैन, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यानी क्लास 12th के साथ नीट 2023 में 695 स्कोर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि इन्होंने सेल्फ स्टडी या इंडिविजुअल कोचिंग की हेल्प से ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 695 स्कोर किया है। तो डॉक्टर मोहक जैन की जर्नी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे नीट 2024 या 2025 के लिए अपने घर पे रह के सेल्फ स्टडी से या इंडिविजुअल क्लासेस की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहक जैन की जो जर्नी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसलिए, देखो, इनका केमिस्ट्री का स्कोर रहा है 180 आउट ऑफ 180 और फिजिक्स में 175, बायो में 340। अगर जनरली देखा जाए जितने भी टॉपर्स होते हैं या जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, वो बायो में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनका कम स्कोर रहता है। तो मोहक जैन ने बिल्कुल उल्टा करके दिखाया है। तो इनसे ये भी राज पूछेंगे कि फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर किया और केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर किया, वो कैसे किया? क्योंकि जनरली बायो तो बच्चा खुद भी कर लेता है, एनसीईआरटी पढ़ लेता है। तो इस इंटरव्यू से आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप डॉक्टर मोहक जैन की तरह अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करके नीट 2024 या 25 में अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ कैसे अपने ड्रीम कॉलेज में जाके एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं और हमारे देश की, समाज के गरीबों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई डॉक्टर मोहक जैन, आपको और आपके पूरे परिवार को पूरी बीवाइज फैमिली और की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो वही सबसे पहले मोहक, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपकी जो ये जर्नी रही है, इस जर्नी का क्रेडिट आप किसे देते हैं? जो सबसे पहले आपने तो इतना अच्छा सर स्कोर किया है, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? सबसे पहले तो सर पेरेंट्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, जो मैं चाहता था वो मुझे दिया। और उसके बाद सर जो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मेरे लिए कंटेंट बनाया, पढ़ाया, उन्हीं को देता हूँ सबसे पहले। क्योंकि वेरी इन्हीं गुड, की वजह से आज मैं हूँ जहाँ भी हूँ। वेरी गुड। मतलब आप, आपके मम्मी पापा ने जो आपको सपोर्ट किया और आपके टीचर्स ने जो आपको हुँ, पढ़ाया है, उन्हीं को आप पूरा इसका क्रेडिट देते हैं। यस अच्छा, सर। मोहक ये बताओ, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने कहीं पे कोचिंग भी नहीं किया, ओनली सेल्फ स्टडी या इंडिविजुअल क्लासेस फॉलो किया है। क्या आपको कभी नहीं लगा कि जो लोग कोटा पढ़ रहे हैं या जो लोग दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके साथ कैसे कम्पीट करूँगा? ऐसा डाउट आपके माइंड में कभी आया था? नहीं सर, ऐसा डाउट पहले मुझे आता था जब मैं शुरुआत में पढ़ता था, पर फिर धीरे-धीरे जब मैंने एनसीईआरटी पर फोकस करना शुरू किया और अपने आप में अपनी गलतियों को देखना शुरू किया, तो वो निकल गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोटा वाले स्टूडेंट्स ही एक्सेल करते हैं। एक्चुअली जो कोटा वाले भी होते हैं, उनका भी जो 90% जो मार्क्स आते हैं, वो सेल्फ स्टडी से ही आता है। तो मतलब यही है, जो भी अगर आपकी सेल्फ स्टडी में जितना आप लगाओगे टाइम, उतना ही आपका स्कोर बढ़िया आएगा। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, मतलब सेल्फ स्टडी करो और खुद पे विश्वास रखो। आप कहीं भी पढ़ रहे हाँ, हैं, आप अच्छा स्कोर कर लो। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने क्लास 11th में क्या किया था और क्लास 12th में क्या किया था? एक बार थोड़ा ब्रीफ में पहले, सबसे पहले ये बताओ। सर मैंने क्लास 11th में स्टार्टिंग में तो सर मैं कहीं भी कोई भी ना इंडिविजुअल ट्यूशंस ना कोचिंग कुछ भी नहीं किया था। 7-8 मंथ्स मैंने पढ़ा था बट इतने डेडिकेशन से नहीं पढ़ा था। जैसे मैंने कभी लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, 3 दिन तक उनको रिवाइज़ भी नहीं किया, ऐसा भी कभी-कभार रहता था। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे नवंबर आया, अक्टूबर, नवंबर आया, उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडीज़ है उसको एक्सेलरेट किया कि अब थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना है। पढ़ा था मैं 8 मंथ बट उतने सीरियसनेस से नहीं पढ़ा था। फिर अक्टूबर, नवंबर से मैंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ से मैंने हर चीज़ सिलेबस भी बहुत फ़ास्ट कवर किया क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेरा रिवीजन में लैग था, वो भी मैंने किया, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के बारे में भी जाना, पढ़ाई की, उन्हीं की वज़ह से मुझे जो मोटिवेशन मिला था, उसमें मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। ओके। अच्छा, मतलब आपने जैसे नीट के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दिया था सही से, प्रॉपर नीट एग्ज़ाम के लिए? मैंने पढ़ना तो 11th से शुरू कर दिया था, बट एग्ज़ैक्टली अगर एकदम फुल उस मूड में पढ़ाई करना तो मैंने लेट 11th में शुरू किया था, आप ये कह सकते हैं। बाकी 11th से प्रिपरेशन की है, 9th-10th में मेरा कोई मोटिव नहीं था प्रिपेयर करने का। ओके, मतलब 11th के लास्ट में और 12th के स्टार्टिंग में आपने अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ यस अपनी सर, पढ़ाई स्टार्ट की। यस वेरी सर। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी आपने कहीं पे कोचिंग तो किया नहीं है, आपने, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली अजमेर से हूँ, बट मैंने जो अपनी कोचिंग्स वगैरह या फिर जो भी पढ़ाई वगैरह की है, वो मैंने बीकानेर से करी है।
तो बीकानेर में आपने हाँ, इंडिविजुअल कोचिंग जॉइन की थी हाँ, और सेल्फ स्टडी किया सिर्फ। सेल्फ तो स्टडी किया। आपको गाइड किसने किया था कि आप सिर्फ वो इंडिविजुअल कोचिंग कर लो और एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है, एक पूरी प्लानिंग चाहिए होती है इतना अच्छा स्कोर करने के लिए, वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिली? सर मेरे पेरेंट्स ही मेन थे, उन्होंने ही बोला था कि तुम जा सकते हो कोटा, बट आप घर पे रह के जो आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको जो एनवायरनमेंट मिल सकता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया, मतलब सजेस्ट किया कि आप यहाँ रह के पढ़ो तो ज्यादा फायदेमंद है, आराम से पढ़ो। और हमने कई जगह से कंसल्ट भी किया था, तो सबने यही बोला था ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप घर पे आराम से पढ़ के पढ़ सकते हो। वहां पे मेरे कई और फ्रेंड्स हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने टॉप 100 टॉप 200 में रैंक्स निकाली है। वही 18-19 की बात है, जब तो शायद कोचिंग का ट्रेंड रहता था, तो उस टाइम भी रैंक्स निकाली है। तो मेरे को लगा था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं घर बैठ के भी निकाल सकता हूँ, इतना था। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने बोला आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो तो सही रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इस बार बीवाइज़ क्लासेस से ये मान लो आप 400 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा भी मेरे पास अवेलेबल है, जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है। यस सर। और उनमें से 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ़ सेल्फ स्टडी किया है। यानी या ना तो वो कोटा से पढ़े हैं, ना कोई ऑनलाइन या ना कोई ऐसी बड़ी कोचिंग, सिर्फ़ सेल्फ स्टडी से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर घर पे बैठ के प्रॉपरली आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो डेफ़िनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक। अच्छा, आप ये बताओ आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? सर मेरे मम्मी-पापा दोनों वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, राजू बस यूनिवर्सिटी बीकानेर में। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है प्रेज़ेंट टाइम पे, पहले कोटा का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं या प्रोफ़ेसर्स हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके बच्चे कोटा कम आ रहे हैं। मतलब मैंने ये यस, नोटिस किया है और घर पे ही सेल्फ स्टडी से अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे की मम्मी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिल्ली में ही अपने घर पे प्रिपरेशन कराया, बीवाइज़ क्लासेस का स्टूडेंट है। उसने भी आपकी तरह सेल्फ स्टडी किया है या जैसे बीवाइज़ का कोर्स ले लिया, रैंकर बैच को फॉलो किया, उनका 672 स्कोर रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका रीज़न हम ये समझें कि जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या जो बच्चे सही से चीज़ों को समझते हैं, उनको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका सिलेक्शन होगा सेल्फ स्टडी से होगा, कोटा जाने से नहीं होगा, दिल्ली जाने से नहीं होगा, कोई भी कोचिंग जॉइन करने से नहीं होगा। आप घर पे पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अपने रेगुलर पढ़ाई करो, पीसीबी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट इज़ मोर देन एनफ। यस सर, यही है सर। मतलब स्टार्टिंग में भी यही रहता था, मतलब एनसीईआरटी पे फोकस करो। हालाँकि मैंने एनसीईआरटी से बहुत लेट फोकस किया, जो मेरी गलती थी। और उसी की वजह से मेरा जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक एरर्स का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से ही था, यूनिट एंड डायमेंशन की। उसी की वजह से गलत हुआ। अगर आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ते हो 11th क्लास से, या अगर आप 12th क्लास की स्टार्टिंग से भी पढ़ते हो, तो आप फुल ऑन फुल किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। ये मैंने ओके, एक चीज़ नोट करी है। क्योंकि ओके, जेईई मेन्स में भी आजकल सारे जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, एनसीईआरटी ही बेस्ड है, क्योंकि अब गवर्नमेंट एनसीईआरटी को ही एक ऐसी बुक मान रही है, एक सेंट्रलाइज्ड बुक, जिससे सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ जैसे एनसीईआरटी के बारे में आपने बोला तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली? सर मैंने धीरे-धीरे जब ऑनलाइन में ऐसे सर्च करना शुरू किया, जब टेस्ट पेपर्स निकालना शुरू किए, तब मैंने सर आपके वीडियोज़ बेसिकली देखे थे, जो अपने कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं, पॉलिमर्स हो गए या फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गए, जो ढंग से मैंने पढ़े भी नहीं थे। उनको मैंने आपके वीडियो से सारा देखा, सब देखा, तब मेरे को लगा कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा था कि जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं, उसमें जो मेरे स्कोर गए हैं, जैसे 240 650 जब भी मेरे आते थे, वो कहीं न कहीं उसमें से 40-50 नंबर तो एनसीईआरटी से ही थे। जो मैंने ढंग से पढ़ी नहीं रखी थी। तो इससे मेरे को लगा कि एनसीईआरटी बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो रीसेंट पेपर्स हैं, यहाँ तक कि एक 2021 2022 में भी एक री-नीट का पेपर हुआ था श्रीगंगानगर का, जो मेरे को याद है। उसके भी अगर आप एनालाइज़ करोगे तो सारे क्वेश्चन्स एनसीईआरटी से फ्रेम्ड है और वन लाइनर्स नहीं है। बहुत डीप में जाकर उसने लाइन्स पकड़ी है और उसका जितना भी वो निकाला है एप्लीकेशन, तो वहाँ से मेरे को लगा कि एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहा है एग्जामिनर, तो वहीं से पढ़ते हैं। फिर धीरे-धीरे मैंने आपकी वीडियोज़ देखे, फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन की। धीरे-धीरे फिर मैंने एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किया। अच्छा सबसे पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, फिज़िक्स में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। जैसे यस। आपने बताया कि फिज़िक्स में आपका एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है, हाँ, 175 मार्क्स आपके आए हैं, वो सिर्फ़ आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसकी वज़ह से यस हुआ। सर। तो आप फिज़िक्स की एनसीईआरटी को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? सर फिजिक्स की एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर आप 160 165 तक तो आप खुद स्कोर कर सकते हो, आप कोई भी कोचिंग में हो या कोई भी कोर्सेज में हो। बट 165 से 180 वाला जो गैप है, जो रीसेंट टाइम्स में, वो आपको एनसीईआरटी करके देगी। चाहे वो आप मॉडर्न फिजिक्स की हो, एक-एक मतलब हर लाइन पढ़नी चाहिए आपको एनसीईआरटी की। एक आइडियल वे में बोले तो पढ़ी नहीं जाती। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उनको तो सब पढ़ो।
और ट्राई करो हर चैप्टर का कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखते हुए जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादातर आप कर लोगे सॉल्व, बट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे इस बार कैपेसिटर से क्वेश्चन आया था, एरर से क्वेश्चन आया था, और एरर्स पे पूरा कॉलम दे रखा है एनसीईआरटी में, आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो एक बार आप नेम बता सकते हैं थियोरेटिकल चैप्टर्स के मतलब ये बच्चों को करना चाहिए। जैसे आपने एरर एक तो एरर वाला चैप्टर बोल दिया है, उसके यस सर। अलावा सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। ऐसे आप कुछ चैप्टर के नेम हाँ। बता सकें ताकि जो बच्चे इंटरव्यू सुन रहे हैं वो नोट कर लेंगे और वो एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। श्योर सर, सबसे पहले तो सर पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स, इसकी तो मतलब हर लाइन आपको देखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉलम में आपको एक नए पॉइंट दिखेंगे। उसी के बाद ऑप्टिक्स की वेव ऑप्टिक्स बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा, और ईएम वेव 12th में ज्यादातर इतना ही है, और सेमीकंडक्टर्स तो है क्योंकि वो तो पूरा एनसीईआरटी से बनता है। 11th में एज सच कोई थ्योरेटिकल नहीं है, पर जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो अनएक्सपेक्टेडली इस साल वो क्वेश्चन आ गया था, एरर्स वाला, जो रैंडम एरर वाला क्वेश्चन था वो उससे आ गया था, तो आप उसको भी देख सकते हो। और ट्राई करो कि जो फॉर्मूलाज है एनसीईआरटी में, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो आपको करने ही करने हैं, और साथ में कभी कभार जो बोल्ड में लिखा हुआ होता है, ग्राफ बने हुए होते हैं एनसीईआरटी में, इनको तो आपको फॉलो करना ही है। आप पूरी वाली टेक्स्ट पूरा थ्योरी मत पढ़ो, पर कम से कम जो हर चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो पढ़ लो, और ग्राफ्स वगैरह को एक बार नोट कर लो, तो ये बहुत आपको बेनिफिट करेगा। और एक चीज और कि जेई मेंस के जो 2022 2023 के जो पेपर्स हैं, वो आप लगाना फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसमें एनसीईआरटी के एक रफ्त है, कई चीजें आउट ऑफ है तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट एनसीईआरटी का अगर आपको रियल देखना है कि हाँ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है एनसीईआरटी, वो आप जेई मेंस में देखिए, वो बहुत बढ़िया। जेईई मेंस के हाँ। पेपर रिकमेंड किए आपने कौन से साल के? 2023 के जो इस साल के हुए, 2022 के, ये कम से कम 2-3 साल के, उसके पुराने तो बहुत ही अलग है, बट ये वाले पेपर्स तो जरूर मैंने तो पूरे सॉल्व किए थे, मुझे बहुत फायदा भी हुआ था। मतलब केमिस्ट्री में लगभग 25 क्वेश्चंस में से आपको 21 से 22 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसी लाइन दिखेगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। एनसीईआरटी से। नहीं वो जैसे आपने टेस्ट में भी देखा होगा ना बीवाइज़ क्लासेस के टेस्ट में हाँ कुछ बेस सर, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं जैसे नीट में एज़ इट इज़ आते हैं। ये वो सर जो इस मैं जो जैसे रीजनिंग कई होते हैं। कोई जो आपके जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ना वो मैं आपके पेपर में डाल देता हूँ। यस सर, मैंने ये इसीलिए भी नोटिस अपने किया, मतलब हाँ। इसीलिए अपने क्वेश्चन एज़ इट इज़ आते हैं कि क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चन नीट लेवल के रहते हैं ना, वो हम टेस्ट में भी रख देते हैं साथ में, मेजर ये सर तो टेस्ट और हाँ, अच्छा एक बात बताओ जैसे आपने ये बोला फिज़िक्स में कि मॉडर्न फिज़िक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव हाँ, ऑप्टिक्स, एक एरर वाला चैप्टर, इनको तो अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। अच्छा इनको तो करना है। काइनेमैटिक्स वगैरह जो है, इनकी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ग्राफ वगैरह देख लो, अगर कोई थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है, एक बार वो देख हाँ। लो। और दैट्स सर मोर देन ये इनफ भी टू तब स्कोर कर लो। 170 प्लस। ये सर श्योरिटी, और ये पहले प्रायोरिटी रखो, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद काइनेमैटिक्स वगैरह पे आना, मतलब पहले प्रायोरिटी फिजिक्स में सेट करनी है कि मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि अगर आप शुरुआती काइनेमैटिक्स की एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आउटपुट भी नहीं आएगा। मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी से शुरू करोगे, वहां से कवर करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। पर्सनली मैंने तो मैकेनिक्स की एनसीईआरटी छुई भी नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वेरी गुड। अच्छा एक जैसे फिज़िक्स में ही बात करें, तो आजकल पेपर टफ नहीं आ रहा। यस सर। पेपर तो ईज़ी आ रहा है। अगर आपको जैसे एनसीईआरटी में जो फ़ॉर्मूले गिवन है या जिस पैट में क्वेश्चन गिवन है, उस टाइप का आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आराम से आप 160 प्लस स्कोर कर दोगे और जैसे आपको 180 तक जाना है, तो आपने जो एनसीईआरटी गाइडेंस दी है, वो काफ़ी रहेगी। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो फिज़िक्स में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चैप्टर बच्चे को करने चाहिए? मतलब सर ऐसे नंबर तो नहीं है, पर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक कर सकते हो आप, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, थोड़े से एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, वैसे इतने आते नहीं है नीट में, बट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके पास कमांड आएगा। ओके, ठीक है। तो ये मतलब फिज़िक्स में आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेट तब कर सकते। जब तक कॉन्फिडेंस ना आए। ठीक है, हाँ इसके बाद केमिस्ट्री में अब बताओ आपने 180 स्कोर कैसे किया? आपने कहाँ से क्या-क्या पढ़ा? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी ताकि और भी बच्चे जो हैं वो केमिस्ट्री में 180 स्कोर करना चाहते हैं? सर, सबसे पहले सर केमिस्ट्री में मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पहले बहुत पढ़ा था, जो 1.5 ईयर्स था। उसके बाद दिसंबर मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह देखी, तो मार्क्स थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। उसके बाद मैंने जेईई मेंस को टारगेट बनाते हुए पूरी एक-एक लाइन एनसीईआरटी की, कम से कम जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनको तो 3-3 बार पढ़ा हुआ है मैंने। जैसे पॉलीमर्स वगैरह जो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, उनको तो 3-3 बार पढ़ना है, और जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको कम से कम 1 से 2 बार रीडिंग करना है। और जैसे कभी-कभार होता है कि एनसीईआरटी में जैसे 10 पेजेज़ है, उसमें से 6 पेजेज़ का तो लगता है ये तो आते ही थे, मतलब इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी।
बाकी के जो 4 पेजेस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैंने पर्सनली किया था। क्योंकि फिर बार-बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बार-बार ऐसा लगेगा कि पूरा-पूरा कैसे पढूँ? तो मिसिंग लाइन्स जो होती है एनसीईआरटी की, हिडन लाइन्स होती है, उसको मैंने कॉपी में नोट कर लिया और जब मेरा कोई भी टेस्ट होता था, तो उसको रिवाइज़ कर लेता था। ऐसे मतलब 2-3 बार एक चैप्टर का टेस्ट हुआ, तो उन लाइन्स को रिवाइज़ कर लिया, तो मेरा वो एकदम परफेक्ट हो गया। फिर जैसे मान लो एक बार और टेस्ट हुआ, तो मैंने पूरी एनसीईआरटी को वापस वापस पढ़ ली। तो ये मेरा था, तो इससे बार-बार रिकॉलिंग भी हो जाती है और आपको एक सैटिस्फैक्शन भी रहता है कि लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम पूरी तो पढ़ के सकते हो, तो आप नोट कर सकते हो ऐसे। ये ये मेरा जो यही आपने था सबसे ये बड़ा। जो पॉइंट बोला ये मुझे भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि देखो मैं तो खुद 8 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और पूरे एनसीईआरटी फ़ोकस्ड अपना रहता है। मैंने कृष्णा बैच भी रिकॉर्ड किया है। यस मैं सर, आज भी जब सुबह क्लास में आता हूँ एनसीईआरटी पढ़ के आता हूँ। लेकिन जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ हर बार मुझे ऐसा लगता है कि नया पढ़ यस रहा सर, हूँ, यस कुछ ना सर, कुछ नया सीख रहा हूँ। तो इसलिए बच्चा अगर बार-बार वो पढ़ेगा और उसको लगेगा यार हर बार नई लग रही है, तो हो सकता है कि उसको कॉन्फिडेंस ना आए। तो बेटर यस ये सर, एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, या तो ओनली उसको वहीं पे हाइलाइट कर दो या आप अलग से हुँ, कॉपी में नोट कर दो। यस सर, ये तो मेरा ये मेन था। हाँ, ये बहुत एक आपने टेक्निकल पॉइंट बताया है। बच्चे को फिर एनसीईआरटी पे कमांड भी हो जाएगी और डर भी नहीं लगेगा। नहीं तो हाँ सर, बार-बार क्योंकि तो ऐसा भी लगता है कि यार मैं यस, भूल जाता हूँ, मतलब यस, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये बहुत यस अच्छा सर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने बताया है। अच्छा इसके अलावा आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कैसे करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कितना पर चैप्टर आपने किया है? सर केमिस्ट्री में प्रैक्टिस तो मैं कहूँ मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी क्योंकि अक्टूबर-नवंबर मैंने दूसरे एग्ज़ाम में फ़ोकस किया था, जैसे अलग-अलग आती है। अब नए-नए अवस्थी आती है या फिर वीके जयसवाल आती है। इतनी रिलेवेंट नहीं है नीट के लिए पर मैंने पहले किया था। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो आपका एक कृष्णा मैथ है उसका आप मटेरियल फ़ॉलो कर सकते हो जो मैंने पर्सनली मैंने देखा था मैंने वो एक फ़ॉलो कर सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लो तो आप एनसीईआरटी बेस्ड ले लो। उसको आप फ़ॉलो करो क्योंकि आजकल मॉड्यूल्स में भी इतने क्वेश्चन्स आ नहीं रहे हैं। आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ोगे और उस बेसिस पे क्वेश्चन्स लगाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक आप खुद ढूँढो या फिर आपका फ़ॉलो कर सकते हो, तो उसको फ़ॉलो करो। तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके। अच्छा मौका जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर पे बीवाइज़ क्लासेस का ओनली यूट्यूब लेक्चर से प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आपने भी यूट्यूब लेक्चर मेरे देखे थे, यस सर। तो एक आपने टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो किया है। तो आप मुझे ये बताओ जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, क्या वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ कैसी है? उस ताकि मुझे भी एक हेल्प मिल सके कि मुझे को इतना और इम्प्रूव करना है और बच्चों को भी गाइडेंस मिल सके। पर टेस्ट सीरीज़ तो एकदम परफेक्ट है क्योंकि मेरे को जितना पता है बीवाय क्लासेस में मेरा एक बार 690 स्कोर आया था, उतना ही लगभग स्कोर मेरा नीट में आया है। यानी मेरा जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं, मेरा 660, 650 आता था। जो स्कोर मेरा नीट में आया है, वही मेरा बीवाईएस की टेस्ट सीरीज़ में आया था। ये मेरा एक मेन पॉइंट था। उसकी टेस्ट सीरीज़ में ऐसा है कि आपको ईज़ी क्वेश्चन्स भी दिख जाएँगे या 180 में से 130, 140 टच कर सकते हो। फिर थोड़े मीडियम क्वेश्चन्स 160 तक, 165 तक और अगर आपने एनसीईआरटी के अच्छे से सारे लाइन्स समझ रखी है, तो आप 180 स्कोर करोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और कभी-कभार कुछ रिजर्वेशन रीजन होते हैं जिसमें मतलब एग्ज़ामिनर का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, तो वो तो 5-10 मार्क्स आपका लक होता है कि वो आपका लग गया क्योंकि वो प्रोफ़ेसर के माइंड जैसे से आपको इस खेलना बार पड़ता है। आपके स्टार्टिंग में 175 थे फिर 180 हो गया। 180 हो गए मतलब मेरे को जब पेपर देके आया था तब तो मुझे लग रहा था मेरे 165 तक ही बन जाए तो बड़ी बात नहीं क्योंकि वो अलग-अलग हीलियम वाला क्वेश्चन हो गया, 1-2 ऐसे जो रीजन थे, तो मेरे लगभग सारे गलत हो रहे थे जब मैंने दूसरी कोचिंग के आंसर की से किया था, 160 के आस-पास 165 के आस-पास बन रहे थे। एनटीए के आंसर की से मेरे सीधा 175 हो गए और रिवाइज़ आंसर की से मेरे 180 हो गए। ओके। अच्छा एक वो यूट्यूब का जैसे मैंने आपसे पूछा जो बच्चे यूट्यूब से फ़ॉलो करना चाहें, तो आपको कैसा लगा जो मैंने पढ़ा रखा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या आउट ऑफ सर एनसीईआरटी? एकदम परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था। मैंने क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सारे वीडियोज़ पॉलीमर्स के देखे हुए हैं। मतलब हर लाइन एनसीईआरटी कवर्ड है और कुछ एक्सटेंशन भी है एनसीईआरटी का, जो जेईई मेन्स में वगैरह में पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन्स भी आपने इंक्लूड कर रखे हैं। जो थोड़ा-सा एक्सटेंशन है, जैसे मेथड्स के जो अपने न्यूमेरिकल्स थे, वो थोड़े-से टफ भी थे। तो वो एक टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है कि आपको फुल स्कोर करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ऐसा है ना एग्ज़ामिनर भी 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछ रहा है टफ। पूछता है, मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन तो ऐसे टफ पूछ रहा है जिसमें फँसा देता है बच्चे को। बता तो देता है। एवरेज बच्चा तो उसमें फँस जाएगा। लेकिन अपने को किसी को अगर टॉप कराना है ना, तो अपने को अच्छे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से आएगा या थर्मो से आएगा या कोऑर्डिनेशन से आएगा। तो मुझे तो हर चैप्टर में कुछ-कुछ क्वेश्चन्स अच्छे कराने पड़ते हैं। वो इसलिए यस, मैंने जेईई मेन्स के वहाँ पे करवा रखे हैं, ताकि यस कोई सर, भी यस, कमी ना रहे, बच्चा परफेक्ट स्कोर कर सके। जैसे यस आप सर, यही, यस सर। हाँ, और आपके परफेक्ट स्कोर पे देखो भाई, मैंने ये डिसाइड किया है, मैं मेरी तरफ से एक गिफ्ट आपको दूँगा, वो मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। मेरी तरफ से आपको एक आईपैड मिल जाएगा, वो आपके घर पे आ जाएगा और अगर आप कोटा आ जाएँ, तो कोटा मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएँगे तो साथ में लंच या डिनर जो भी अपना पॉसिबल होगा वो सर, करेंगे।
और बीवाइज़ क्लासेस की तरफ से जो भी गिफ्ट वगैरह आपको मिलेगा, वो मैम आपको कॉल पे बता देंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपका एड्रेस वगैरह मँगा लेंगे और आप यहाँ आओ, आपका यहाँ का प्लान बने वो भी बता सकते हो। पक्का सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अगर बायो में आप गाइड कर सकें बच्चों को बायो में क्या करना चाहिए? सर बायो में तो सर सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ है। मैंने एनसीईआरटी में भी यही किया था, मैंने कम से कम 5 बार एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी दिसंबर से पहले। फिर मैं जब 6th टाइम पढ़ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि जो मेरे को फर्स्ट डे आता था वही मेरे को लास्ट डे आता है। मतलब कुछ उसमें इंक्रीमेंट तो दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने वही जो केमिस्ट्री में अपनाया था, जो लिखने वाला सिस्टम है, फिर मैंने उसको लगाया, फिर मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी। तो एक्चुअली एनसीईआरटी के 3 पेजेज़ में आपको 2 एंड अ हाफ पेजेज़ तो याद होते ही हैं। वो फर्स्ट डे भी याद होते हैं और लास्ट डे भी याद होते हैं। तो बिल्कुल, बचा हुआ बिल्कुल। हाफ पेज, जो हाफ पेज की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उन्हीं को मैंने लिखा। तो मेरे को लगा कि अब नेक्स्ट टाइम पढ़ता हूँ। तो मैंने पहले उन लाइन्स को पढ़ा, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। तो लाइन्स को पढ़ने के बाद जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मेरे को लग रहा था मेरे को 99% तो सब आता ही है, मतलब मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसे करते-करते मैंने इम्प्रूवमेंट्स किए थे। तो ये तो मैंने बहुत लेट सीखा था, बट यही है कि इसको आप इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। आपके छोटे भाई-बहन अगर अभी सीख लेंगे तो यस मेरे सर। को 360 कर लेंगे। यस सर, वो 12th में ही है अभी। हाँ, नहीं जो और भी अपने हाँ सर, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, बात बिल्कुल। आपका भाई 12th में है अभी? यस सर। वो भी मेडिकल में है? यस सर, मेडिकल में है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बार उसको फिर 720 का टारगेट कराओ उसको तो। यस सर, आपको बिल्कुल कमियाँ ट्राई पता तो चल ही करता हूँ। गई है। नहीं सर, कमियाँ तो पता लग गई है और बिल्कुल बताएँगे उसको भी। कमियाँ तो ऐसा थी कि मेरी बायोलॉजी में ना अपन इस बार ज़्यादा टफ क्वेश्चन के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन्स को भूल जाते हैं। जैसे मेरा इस बार वाइटल कैपेसिटी वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ तो हर बच्चे का सही हुआ होगा, मेरा वो गलत हो गया। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी-कभार डर की वजह से, क्योंकि मैंने फर्स्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो वो मेरा गलत हो गया। और एक्चुअली जब मैं पेपर चेक कर रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स होंगे, इनको तो मैं चेक भी नहीं करूँगा। पर लास्ट में मेरे वो 2 क्वेश्चन वही गलत हुए जो मैं 100% अगर एक नज़र भी चली जाती तो वो मेरा सही हो जाता। तो ऐसी-ऐसी गलतियाँ भी होती है बायोलॉजी में। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने की और टाइम में लगाने की होनी चाहिए हैबिट। कभी-कभार टाइम वाला फैक्टर और डर वाला फैक्टर, अगर जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। तो उससे एक एक्सपोज़र मिलता है 5 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में, तो वो एक सही रहता है कि उससे आपकी मिस्टेक्स ओवरकम हो जाती है, नॉन एकेडमिक वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जैसे ये भी आपका मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत सारी बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि आपको बायो आता है, आप पहले कॉन्फिडेंट रहो। आपको बायो में अगर एक चैप्टर में 100 पॉइंट है, उसमें से सिर्फ आपको मैक्सिमम 5 टू 6 पॉइंट याद नहीं रहता है। आप उन 5 टू 6 पॉइंट को अलग पेज पे लिख लो। यस तो सर। ऐसे हर चैप्टर के साथ अगर आप 5, 10, 15 पॉइंट भी लिखेंगे, तो टोटल 30 चैप्टर में आपके मुश्किल से 450 या 500 लाइन्स होंगी, जो सारी 50 पेजेज़ में आ जाएगी। वो आप यस सर। 1 दिन में भी रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपने जो बताई है बहुत ही अच्छी है कि बच्चा अगर ऐसे करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। यस जैसे सर। आपको भी काफ़ी हद तक मिला है। यस सर, बिल्कुल मिला है क्योंकि मेरे कई क्वेश्चन सही हुए हैं। मतलब ऐसे केमिस्ट्री में एक हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन आया था 6 स्टेटमेंट्स वाला। तो मतलब वो मेरे को मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व हो गया। मुझे सेकंड थॉट भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और क्योंकि उसमें से 6 में से 3 लाइन्स मेरी कॉपी में लिखी हुई थी। 3 लाइन्स तो बहुत बेसिक थी, बाकी 3 लाइन्स मेरी कॉपी में लिखी हुई थी। 5 टू 6 लाइन्स का क्वेश्चन था, याद नहीं मेरे को। बट वो मेरा उसकी वजह से एक बार में सही हो गया। क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन्स भी आपकी कॉन्फिडेंस के साथ सही होते हैं फिर, अगर आपने लिखा हुआ होता है तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका लिखा हुआ रहता है तो आपको बिल्कुल याद रहता है। अच्छा यस। एक जैसे बायो की आपने बीट सीरीज़ फ़ॉलो की थी, तो यस सर। उसमें शिवालिक मैम ने जो क्वेश्चन्स बना रखे हैं, वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थे या टफ थे या उसमें हमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? एक बार आप उसमें मुझे भी गाइड करें। सर, जो बायो का जो मैंने पर्सनली बीट में फ़ॉलो किया था, वो टफ भी थे और एग्ज़ॉस्टिव भी थे। मतलब बहुत लंबे-लंबे क्वेश्चन्स थे, उसकी आदत आपको लगनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन्स भी थे, वन लाइनर्स भी थे और जो बड़े-बड़े क्वेश्चन्स होते हैं, सर्टेन रीजन और ऐसे भी स्टेटेड स्टेटमेंट दे रखे थे, ऐसे कई क्वेश्चन्स थे, 1-2 नहीं थे। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई थी बायोलॉजी में। मेरे 340 भी अगर आए हैं, तो इसकी बहुत बड़ी हेल्प है क्योंकि मेरे बायोलॉजी में जब भी मैंने टेस्ट दिए, तो एवरेज स्कोर 330 तक ही रह जाता था, 320 तक ही रह जाता था। उसमें मेरे 340 तक भी आए हैं, तो मैं खुश हूँ कि मेरे बड़े-बड़े जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, वो मेरे सारे सही हो गए। मतलब मैम ने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया यस बीट सर, बिल्कुल। यस ठीक सर, तो 17-18 टेस्ट से जितने मैंने दिए थे, उसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, इतना मुझे पता वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका स्कोर बहुत कम रहा हो और आप डिमोरलाइज़ हो गए हो? है। सर, बहुत कम नहीं रहा, बट ऐसा रहता था कि एवरेज मेरा 640, 650 आता था। तो शुरुआत के 1 एंड हाफ ईयर से और एक बार मेरा स्कोर शायद 600 के आस-पास भी गया था। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि मतलब ये स्कोर कम आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? ये मेरे को बहुत ऐसा लगता था। लेकिन होता क्या है, विद टाइम आपकी जितनी भी मिस्टेक्स है, वो कम होती जाती है। अगर आप रोज़ पढ़ोगे
तो विद टाइम अपने आप आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मैंने बस वही किया जो मैंने फर्स्ट डे किया था, बस अपने आप 610 से स्कोर मेरा 670 680 तक चला गया। उसमें मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया था, मतलब जो मैं कर रहा था वही मैंने रेगुलर किया 1.5 साल तक, जो भी मैं जितना भी मैंने पढ़ा है, तो उस अपने आप स्कोर बढ़ जाता है। ये तो एक पॉइंट है, उसको लेके दुःख ही नहीं होना है, बस मतलब जितना भी स्कोर आ रहा है आपका 610 20 मिस्टेक्स 5, ये सब मिस्टेक्स मिस्टेक्स वगैरह पे भी लिख बहुत लेते काम थे? किया था। यस मिस्टेक्स सर। लिखी थी? अच्छा, मिस्टेक्स कैसे लिखते थे? ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को, मिस्टेक कैसे नोट करें? सर पहले तो सबसे पहले जो गलत क्वेश्चन है वो देखने ही होते हैं, वो सब देखते हैं, जो क्वेश्चन है उनको आप नोट कर लो, या फिर आप अगर आपकी सिली मिस्टेक में जैसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे, हमको लगता है ये तो आता ही था, वो गलत हो गया, अब नहीं होगा, तो मैं उसको भी लिख लेता था कि ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करना। और बाकी पेपर भी पूरा देखता था, जिसमें क्या है चारों ऑप्शंस देखता था कि अगर कोई इसमें से नया क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ऐसा मैंने बहुत किया है। 2022 के पेपर्स में भी किया, जो नीट के जितने पेपर्स हुए हैं, तो उसमें आप क्या करा करो, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करा करो और उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो वो बहुत फायदे में लगता है। जैसे कभी क्वेश्चन होता है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो बाकी 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है ना, तो उनको आप एक बार देख लिया करो फिर टेस्ट में भी, तो उससे भी आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। कई बार वो भी होता है ना कि मतलब अपने को ए और डी आंसर नहीं आएगा और बी और सी, हाँ, पेपर में जय माता दी सी वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो ठीक क्यों है या बी गलत क्यों है, ये तो गलत वो क्यों है। अपने को पता करना बहुत ज़रूरी है। ये ये आप सर मैंने असर्शन रीजन में बहुत आप जी, आप पढ़ो कम भले ही, आप ज़्यादा टेस्ट मत करो, लेकिन आप जितने करो, अच्छे से करो। जैसे आपने मेरे ख्याल आपने बीट के अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज़ की है? बीट के अलावा मैंने एक एक टेस्ट सीरीज, एक तो मैंने कोचिंग की जितनी भी टेस्ट सीरीज थी ऑफलाइन, वो तो सारी छोड़ दी थी मैंने। हाँ, तो मैंने ऑनलाइन पे पूरा शिफ्ट हो गया था लास्ट के 2 मंथ्स। एक तो बीट की करी थी और कुछ पेपर्स मेरे पास पड़े थे एक कोचिंग के, वो मैंने लगाए थे। तो मतलब ओवरऑल कितने पेपर आपने लगाए होंगे लास्ट मैंने ऐसे मतलब टाइम बाउंड पेपर तो मैं लगाता था 2 से 3 दिन में एक, बट विदाउट टाइम पेपर में लगाता रहता था, मतलब ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट अप्रोक्सीमेटली लास्ट के बोर्ड्स के बाद 1.5 मंथ में मैंने लगभग एक पेपर रोज का या फिर कभी कभार 2 पेपर रोज के लगाए हैं, तो और 70-80 पेपर मतलब लगाए हैं लास्ट के मेन 2 मंथ पॉइंट ये में। है कि आप पेपर जो कर रहे हो, उसका एनालिसिस ज़रूर करो। यस सर, बिल्कुल। और उसी से ही आप जो थ्योरी है वो पढ़ा करो। जैसे कोई चैप्टर मान लो होता था मेरा, इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं पूरा चैप्टर ही वापस पढ़ देता था। तो ऐसा भी करा करो, मतलब वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके पीछे थ्योरी चैप्टर पढ़ दिया करो, तो ऐसे भी रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है। ओके। अच्छा, आपके रिविज़न रिविज़न स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? सर मेरा रिवीजन पहले तो मैं ये था कि स्टार्टिंग में तो मैं नॉट टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट नहीं लगाता था, सिर्फ रिवाइज ही करता रहता था। फिर मैंने लगा मतलब इसका कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। फिर हाँ, मैंने जनवरी के आसपास टेस्ट लगाना शुरू किए और उसमें जो गलतियां होती थी उसको तो रिवाइज कर ही लेता था। और साथ में धीरे धीरे मैं अपना सिलेबस चलाता रहता था। जैसे मान लो अगर पहले तो शुरुआत में हर दिन टेस्ट देते थे, हर हफ्ते टेस्ट हुआ, तो उसका सिलेबस विद रिवीजन 2-3 दिन में कर लिया। बाकी के 3 दिनों में मेरा जो एक्स्ट्रा रिवीजन है उसको मैंने कर लिया, मतलब टेस्ट के साथ मैंने इंक्लाइन किया अपने रिवीजन को। जो पार्ट टेस्ट होते हैं और फुल टेस्ट से बार-बार जो सिलेबस में आपकी जो कमियाँ हैं उसको रिवाइज़ करो और टेस्ट दो। पार्ट टेस्ट के साथ अपने सारा सिलेबस रिवीजन सहित कंप्लीट कर सकते हो। ओके। मतलब टेस्ट बच्चों को देने चाहिए साथ के साथ और टेस्ट में टेस्ट तो जितने दो बहुत है, और टेस्ट में जो टॉपिक मिस्टेक हो जाए उसको जो इस टॉपिक का क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है उसको रिवाइज़ उसको रिवाइज़ कर। ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए आपने? मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने अभी बोला बस वही थे, मतलब मैं ऐसे पूरा-पूरा चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था। जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स मेरे को लगती थी मैं भूल जाऊँगा या फिर बहुत बहुत अच्छी लाइन है, तो उसी को लिख लेता था, बस वही मेरे शॉर्ट नोट्स थे। इसके अलावा ऐसा कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनाए नहीं। उन्हीं को मैंने रिवाइज़ किया क्योंकि मेरी गलतियाँ उन्हीं में से होती थी। अब जैसे अलग-अलग स्टूडेंट्स के अलग-अलग पर्सपेक्टिव है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा शॉर्ट नोट्स आप फॉलो करोगे तो वो अपना-अपना होता है। जैसे मेरा था मिसिंग लाइन्स वगैरह इन पे फोकस रहता था, तो इससे ही मेरे स्कोर इम्प्रूव होता था। शॉर्ट नोट्स मेरे को ऐसा लगभग चैप्टर याद रहता था, कुछ-कुछ पोर्शन के अलावा वो मैं लिख लेता था। ये मेरा था। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब एक बार अपना डेली टाइम टेबल बताओ, आप क्या रहता था कि आप क्या करते थे? मतलब सुबह जल्दी उठते थे या लेट उठते थे? क्या क्या आपका वो रहता था शेड्यूल? मतलब सर मैं सुबह ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठता था और रात को लेट सोता भी नहीं था। जो मेरा मेन डे था उसी में मेरी पढ़ाई हो जाती थी। मतलब मैं उठता आराम से 7 ओ क्लॉक 7:30 तक था और सो जाता था 11:30 12 तक। और कभी-कभार फ्लो के साथ होता है। जैसे मान लो आपका रात में फ्लो बना हुआ है तो उसको मैं फिर एक्सीड कर लेता था। 2 बज गई, 3 बज गई, या फिर आपको लग रहा है कि मैं रात को थका हुआ हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था कि इतनी बजे उठ के पढ़ना है। मतलब जब मेरा फ्लो करता था तो मैं उस फ्लो को कंटिन्यू कर लेता था। उसके बीच में कुछ नहीं करता था। ये ओ हमारा मेन था। ओके। ये अच्छा, कितने आवर स्टडी करते होंगे आप सेल्फ स्टडी की अगर बात करें? क्लासेस के मतलब अलावा या जो आपकी इंडिविजुअल कोचिंग आप पढ़ते थे या जो आप मुझे फॉलो करते थे उसके अलावा? मतलब सर ऐसे जो टॉपिक्स हमको असाइन किए जाते थे, बस उसको पूरा कर लेता था।
और अगर वो पहली बात तो उसी में पूरा दिन चला जाता है, अगर एक्स्ट्रा कोई टाइम बचता था, तो मैं फिर अपनी स्टडीज़ करता था। तब लगभग पूरा दिन उसमें आप बीच-बीच में खेलना हुआ या फिर ऐसा कुछ करना हुआ, टीवी देखना हुआ, उसके अलावा आप ऐसे पढ़ते ही थे, ऐसे कुछ अच्छा, बड़ा टाइम ये वेस्ट काम नहीं नहीं करते करते थे थे। आप मतलब पढ़ाई के अलावा जैसे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है जैसे गेमिंग हो गया, खेलना हो गया या मतलब यस सर। आउटडोर गेम खेलते थे या मोबाइल गेम खेलते थे? नहीं सर, मोबाइल गेम वैसे मेरी थोड़ी आदत वीक है, तो मैं मोबाइल तो गेम जो नहीं खेलता था, बट आउटडोर गेम्स बहुत खेलता था और टीवी मैंने बहुत देखा है, मतलब क्रिकेट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आईपीएल वगैरह उसको मैंने बहुत देखा है और उसको उसी को मैंने पॉजिटिव वे में लिया ना, जैसे आईपीएल का लास्ट मंथ में आईपीएल था जब हमारा नीट एग्ज़ाम था, तो मैं क्या करता था रात को मैच होता था, तो मैं पूरे दिन लग के 1 भी मिनट टाइम वेस्ट किए बिना उसको पढ़ लेता मतलब पूरे दिन पढ़ता था और लास्ट में फिर मैं 1 2 घंटे उस रिफ्रेशमेंट करता था। तो इस तरह से उसका भी मज़ा आ जाता था और पढ़ाई भी हो जाती थी। ये मेरा वे मेन रहता है। वेरी गुड मतलब जैसे आपने टारगेट बना रखा था आईपीएल मैच देखना है तो उससे पहले अपना दिन का टारगेट पूरा कर दो, चाहे कैसे भी करना हो। तो ये यस आपके सर। लिए मोटिवेशन भी था और गेम आउटडोर गेम खेलते थे फ्रेंड्स के साथ। यस सर, बिल्कुल खेलते थे। हर रोज़ तो नहीं हो पाता था बट बहुत खेलते थे हम बाहर। जैसे लास्ट के 3 मंथ्स में तो मैंने बहुत खेला है। 5 बजे खेलना, 6 बजे खेलना शाम को, तो 2 घंटे, ढाई घंटे भी लग जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता था। मतलब तो वही यार था। वो बच्चे तो बोलते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, हम क्या करें पीसीबी से टाइम नहीं मिलता, हम खेलते ही नहीं है। तो खेलना नहीं तो ज़रूरी सर, है। हाँ सर, मतलब खेलना या फिर जो भी आप करते हो मतलब पूरे दिन तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होती। कहीं न कहीं तो हम टाइम लगा ही देते हैं। जैसे मान लो 12 बज रही है, तो हमारा पढ़ाई से मन हुआ तो 2 घंटे टीवी देख लिया। मतलब रैंडम, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई मज़ा भी आया, ना पढ़ाई हुई। तो उस टाइम हम पढ़ते थे और शाम को हम खेलते थे और लास्ट मंथ में जैसे मैंने मैचेस देखे हैं, तो ऐसे करते थे, उसी को अलाइन करते थे। वो जितना भी टाइम हम वेस्ट करते थे पूरे दिन में, वो नहीं करके 2 घंटे रख लेते थे, उसी में टाइम वेस्ट करना है बस, जितना करना है। उसमें कुछ नहीं ओके। सोचना फिर। हाँ, मतलब एक फ़ायदा ये भी रहता है जैसे आउटडोर गेम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है फिर यस आप सर। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो, आपका उस तरफ जाने का मन ही नहीं करता है। यस सर। वेरी गुड मॉक बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही। इसके अलावा अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन्स थे या स्टूडेंट के माइंड में जो होते हैं मैंने अपनी तरफ से पूछ दिए। अगर आपका कोई पॉइंट आप बोल सकते हो अपने सर जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, आपके छोटे भाई-बहन हैं उनके लिए। सर पॉइंट यही है बस, मतलब अपनी जो स्टडीज़ है उसको एन्जॉय करो और मतलब मज़े करो, अपनी पढ़ाई में ही मज़ा लो, तो उसी का फिर बेटर आउटपुट आता है। जितने घंटे पढ़ना ये सब फिर सेकेंडरी हो जाता है, मतलब जितना आप लगाओगे, जितना टाइम लगाओगे, जितना पैशन से करोगे तो वो अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा। और मतलब स्टार्टिंग से कभी भी ज़्यादा स्कोर नहीं आता। कई लोग होते हैं बट 99% लोगों का स्टार्टिंग से स्कोर नहीं आता है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ और अपनी गलतियाँ देखते जाओ। एक टाइम आया था जब मैं स्कोर्स देखना ही भूल गया, मतलब मैं स्कोर ही चेक नहीं करता था अपना कितना आया है। सिर्फ़ जो गलतियाँ थी मतलब रैंक वगैरह चेक भी नहीं करता था, मैं सिर्फ़ अपनी गलतियाँ देखता था और दूसरा टेस्ट की तरफ लग जाता था। तो ये सब क्योंकि जो स्कोर आपका अभी आ रहा है वो ज़रूरी नहीं आपका नीट में आएगा। उससे कम भी हो सकता है और उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मेरा 670 660 एवरेज रहता था और मेरे 25-30 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो ऐसा भी होता है। तो फिर बस पढ़ते जाओ, जो है वो होता रहेगा, अपने आप हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा मेरे को सबसे अच्छा आपका ये लगा कि आप टारगेट बना लो, टारगेट पूरा करने के बाद आप आईपीएल देखो, कपिल शर्मा देखो, आप गेम देखो। खेलो, जो आपका मन कर रहा है वो करो। यस लेकिन सर, यस सर। टारगेट पूरा होने के बाद, टारगेट पूरा ये होना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। यस बिल्कुल। सर। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू ये रहा मोहसिन आई थिंक कि आपका जो जर्नी है वो काफ़ी बच्चों को इंस्पायर करेगा और नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं आपकी जर्नी से इंस्पायर होके नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाएँगे और जहाँ पे आप बैठे हो, वहाँ पे वो आएँगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और यस गॉड से सर। प्रेयर भी इनके लिए करता हूँ। ठीक है थैंक मोह यू सर। थैंक थैंक यू। यू और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट और आप एमबीबीएस के साथ बाद पीजी में और अच्छी रैंक लाओ, सुपर स्पेशलिटी में जब जाओ और अच्छी-अच्छी रैंक के साथ और बिल्कुल सर। कॉलेज में पढ़ के अच्छे में डॉक्टर बन के देश की, समाज की सेवा करो। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक, ठीक। थैंक यू मोहसिन थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।